हेलो गाइस, हाउ आर यू। आप देख रहे हैं केमिकल पॉइंट। मैं हूं अनीश कुमार। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री के सबसे पहले चैप्टर सॉलिड स्टेट के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक डेंसिटी और कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में बात करने वाले हैं कि समन्वय संख्या क्या होती है और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले डेंसिटी को रिवाइज करेंगे। पीछे वाली वीडियो जो हुई तो उसमें हमने आपको बताया था कि डेंसिटी का कैलकुलेशन किस प्रकार से किया जाता है। तो यहाँ उसको हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। रिवाइज करने के बाद फिर हम आगे अपने मेन टॉपिक कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में बात करेंगे। तो डेंसिटी की जैसा कि आप जानते हैं कि डेंसिटी जो है वो क्या होती है, D=m/v। आप ये फार्मूला जानते होंगे। मास मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। अगर हम ये फार्मूला अप्लाई करते हैं तो हमको ये डी मिलता है। डी का मतलब डेंसिटी होता है। डेंसिटी जो होती है, और अगर क्रिस्टल के केस में बात करें हम, तो क्रिस्टल के केस में क्रिस्टल का जो घनत्व है वो इकाई कणों की संख्या पर निर्भर करता है। यानी कि जो नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं उनकी संख्या पर क्रिस्टल का घनत्व निर्भर करता है। प्रति इकाई सेल में कणों की संख्या अधिक होने पर क्रिस्टल का घनत्व अधिक होता है। क्रिस्टल का घनत्व अधिक होगा कब? जब नंबर ऑफ पर यूनिट सेल अधिक होंगे। तब जितने ज़्यादा नंबर ऑफ यूनिट सेल होंगे उतनी ही ज़्यादा उसका क्या होगी, डेंसिटी होगी। डेंसिटी का मापन हम लोग किससे करते हैं? डेंसिटी का मापन हम लोग एक्स रे डिफ्रैक्शन मेथड के द्वारा करते हैं। डेंसिटी का मापन हम लोग किसकी सहायता से करते हैं? एक्स रे डिफ्रैक्शन मेथड की सहायता से करते हैं। और एक्स रे डिफ्रैक्शन मेथड द्वारा यूनिट सेल के किनारों की लंबाई ज्ञात कर ली जाती है तथा यूनिट सेल के प्रकार को ज्ञात कर लिया जाता है तथा इसकी सहायता से घनत्व की गणना आसानी से की जा सकती है। तो यहाँ पर हम देखें तो एक्स-रे डिफ्रैक्शन मेथड के द्वारा यूनिट सेल के किनारों की लंबाई ज्ञात कर ली जाती है और यूनिट सेल के प्रकार को ज्ञात कर लिया जाता है कि किस टाइप का यूनिट सेल है, वो बीसीसी टाइप का है या सिंपल क्यूबिक है या फिर एफसीसी टाइप का है। ये ज्ञात करने से हमको ये होता है कि हमको नंबर ऑफ़ पार्टिकल मिल जाते हैं कि हाँ, कितना नंबर ऑफ़ पार्टिकल प्रेजेंट है पर यूनिट सेल में। तो जैसा कि आप जेड की वैल्यू जानते हैं। आगे अगर हम देखें कि इसको कैलकुलेशन किस प्रकार से किया जाएगा, कंसीडर करिए, आप ये कंसीडर करिए कि कोई भी एक क्यूबिक यूनिट सेल है, तो उसके लिए जो यूनिट सेल है उसके एज लेंथ, जिसको हम लोग ए बोलते थे, आप लोग जानते हैं। इस प्रकार से हम यूनिट सेल को अगर बना दें, देखिए यहाँ बना देते हैं, ये एक यूनिट सेल यहाँ बना देते हैं हम। ये यूनिट सेल जो है, मान लेते हैं ये सिंपल क्यूबिक है। कैसी है? सिंपल क्यूबिक। यहाँ पर ये देखिए बना दिया हमने, ये देखिए। अब यहाँ कोने पर आपकी क्या प्रेजेंट हैं? एटम या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जिसको बोला जाता है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल यहाँ पे प्रेजेंट हैं। अगर हम देखें तो जो एज लेंथ होती है, एज लेंथ क्या होती है? एज लेंथ यही है, ये जो किनारा है ना, जितने किनारे आपको दिख रहे हैं ये सभी किनारे क्या हैं? एज लेंथ हैं। क्या है? एज लेंथ हैं। तो इसी एज लेंथ की बात हो रही है। तो मानिए कोई, आप कंसिडर करिए कि कोई भी क्यूब है, उसका जो यूनिट सेल है, एक यूनिट सेल, उस यूनिट सेल की जो एज लेंथ है वो ए है और नंबर ऑफ़ पार्टिकल क्या है? जेड है। अब जैसे कि जानते हैं नंबर ऑफ़ पार्टिकल को हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक वेट इसका क्या है? एटॉमिक वेट यानी कि जिस एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है उसका एटॉमिक वेट m है। अगर हम देखें एक क्यूबिक सेल के लिए, तो क्यूबिक सेल के लिए जो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल होती है क्या होती है? ए क्यूब होती है। आप जानते हैं यहाँ पर ये ए और यहाँ पर भी ये ए, तो ये आपका ए क्यूब हो गया है। क्या? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल जो कि ए क्यूब है। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, रो इक्वल टू मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइड बाय यूनिट वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, यानी कि यूनिट सेल का मास और डिवाइड बाय वॉल्यूम किसका? यूनिट सेल का। तो यहाँ पर हमको देखिए, अगर रो को कैलकुलेट करना है तो हमको मास ऑफ यूनिट सेल को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मास ऑफ यूनिट सेल कैसे निकालते हैं? देखिए, मास ऑफ यूनिट सेल नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल इनटू एटॉमिक वेट ऑफ वन एटम, एटॉमिक वेट ऑफ वन एटम। तो ये जो है, ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा मास ऑफ यूनिट सेल। अब मास ऑफ यूनिट सेल अगर आपको मिल गया तब आप आसानी से डेंसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा आगे देखेंगे कि जो नंबर ऑफ़ पार्टिकल पर यूनिट सेल होता है उसे हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं और एटॉमिक वेट ऑफ वन एटम को हम लोग स्मॉल एम से प्रेजेंट करते हैं। अब जो एटॉमिक वेट होता है उसका फार्मूला आप जानते हैं कि जो स्मॉल एम है वो बराबर हो जाता है कैपिटल एम डिवाइड बाई एन ए, यानी कि जो तत्व के जो परमाणु भर है और वो एवोगैड्रो संख्या से हम उसको क्या करते हैं? डिवाइड कर देंगे तो हमको स्मॉल एम मिल जाएगा। अब इस स्मॉल एम का मान हम लोग रखेंगे इस समीकरण 3 में।
अगर हम लोग इस m का मान यहाँ पे रख देते हैं तो आपको क्या मिलेगा देखिएगा, z इक्वल टू ये स्मॉल m के स्थान पे क्या आ जाएगा, कैपिटल M डिवाइड बाई Na, ये आ जाएगा। तो अब देखिएगा कि जो मास ऑफ पर यूनिट सेल है, ये मास ऑफ पर यूनिट सेल आया है, ये क्या है, मास ऑफ पर यूनिट सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, z इंटू एम बाई Na। इसका मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 कहाँ है, समीकरण 2 ये है, यानी कि रो इक्वल टू मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो यूनिट सेल है, ये जो यूनिट सेल है, अब इसका जो यहाँ पर समीकरण z इक्वल टू एम बाई Na ये आया है, इसके मान को हम लोग यहाँ पे मास ऑफ यूनिट सेल के स्थान पे रखेंगे, नीचे रखेंगे वैल्यूम ऑफ यूनिट सेल, जो कि आपको पता है ये क्यूब है। यहाँ पे रो इक्वल टू हो जाएगा z इंटू एम बाई Na ए क्यूब, या तो इसी को हम लिख सकते हैं रो इक्वल टू z इंटू एम बाई ए क्यूब Na। तो ये फार्मूला अप्लाई करोगे तो आपकी डेंसिटी कैलकुलेट हो जाएगी, तो आप इसको राइट डाउन कर लीजिएगा फार्मूले को, ठीक है। अब देखें अगर हम यहाँ पर कि BCC संरचना, यहाँ पर एक जो है क्वेश्चन लेते हैं कि एक BCC संरचना में क्रिस्टल उपस्थित है, इसके सेल किनारों की लंबाई 250 पिकोमीटर है, कितनी है, 250 पिकोमीटर है। यदि घनत्व कितना हो, 8 ग्राम परसेंटेज की हो तो तत्व के परमाणु भार की गणना कीजिए। तो कैसे करेंगे गणना, यहाँ पर देखेंगे z इक्वल टू आपको पता है 2 है, क्योंकि BCC आपका सिस्टम है, सिस्टम कैसा है आपका BCC, तो z इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। यहाँ पे रो की वैल्यू दी गई है 8, ए की वैल्यू दी गई है 250 पिकोमीटर, जिसे कन्वर्ट कर लेंगे सेंटीमीटर में, 250 इंटू 10⁻⁻10 बना देंगे। और Na की वैल्यू आप जानते हैं 6.02 इंटू 10⁻23 होता है। यहाँ पर अगर हम देखें रो इक्वल टू, ये फार्मूला भी पीछे हमको मिला था, z इंटू एम बाई ए क्यूब Na। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो आपका कैपिटल एम है, अगर इसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब इंटू Na इंटू रो डिवाइड बाई जेड। अब सारी वैल्यू हम पुट कर देंगे, हमको ए की वैल्यू पता है और Na की वैल्यू पता है और हमको रो की वैल्यू पता है, और हमको जेड की वैल्यू पता है। हमने सारा का सारा जितना भी इसमें था इसको रख दिया। अब इसे सॉल्व करने के बाद अगर हम लोग आंसर फाइंड आउट करें तो ये आएगा आपका 37.6 ग्राम पर मोल। तो ये रहा आपका क्या, ये रहा आपका एक, यहाँ पर हमने देख लिया कि इस फार्मूले संबंधित कैलकुलेशन किस प्रकार से की जाएगी। अब हम लोग बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर की। किसकी बात करेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर की, जो कि हमारा मेन टॉपिक है आज का। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर देखिए, समन्वय संख्या क्या होती है। कोऑर्डिनेशन नंबर को क्या बोला जाता है, समन्वय संख्या। एक कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल के सीधे संपर्क में स्थित पड़ोसी कणों की संख्या को उस क्रिस्टल का कोऑर्डिनेशन नंबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर कहा जाता है। यहाँ पर देखिए हम, तो समन्वय संख्या क्या है, एक कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल है कोई, उसके सीधे संपर्क में जितने भी पड़ोसी कणों की संख्या होगी उसी को क्रिस्टल का कोऑर्डिनेशन नंबर कहा जाएगा। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर, एग्जाम्पल अगर हम देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर एक अवयव कणों की व्यवस्था प्रदर्शित की गई है, जिसमें एक आप देख सकते हैं कि एक परमाणु के नीचे दूसरा कण प्रेजेंट है, एक कण के नीचे दूसरा कण प्रेजेंट है, इस प्रकार का अरेंजमेंट है यहाँ पर। तो ये अणु हैं, अणु व्यवस्थित हैं। अगर हम एक एटम की बात करें, पार्टिकुलर इस एटम की बात करें, तो ये इस एटम का डायरेक्टली कांटेक्ट कितने एटम से है, वो है देखिए, ये इससे जुड़ा है और इससे जुड़ा है, इससे जुड़ा है उससे, यानी कि 4 से ये कांटेक्ट बना रहा है, जिससे ये सीधा टच कर रहा है। जितना भी टच कर रहा होगा वही परमाणुओं की संख्या जो होगी वही क्या कहलाएगा, आपका कहलाएगा समन्वय संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहाँ पर देखिए कितने में, ए 1 2 3 4, 4 को ये टच कर रहा है, 4 को टच कर रहा है, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 4, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 4। अगर इस अरेंजमेंट की बात करें, इस अरेंजमेंट देखिए क्या है, आपको एक लेयर दिख रही होगी ऊपर इस तरह से। अब ये दोनों एटम जहाँ एक दूसरे को टच करते हैं उसके ठीक नीचे दूसरा एटम प्रेजेंट है। यहाँ पे देखिए ये एटम आपस को टच कर रहे हैं, यहाँ पे ये प्रेजेंट है। इस प्रकार से देखिएगा कि ये सारी व्यवस्था इसी प्रकार से है कि जहाँ पर दो अणुओं का जो मिलन है वहीं पर ही तीसरा अणु नीचे वाला लेयर प्रेजेंट है। नीचे वाला लेयर देखिए ऐसे प्रेजेंट है।
और फिर से देखेंगे तो ये वाला फिर ऊपर की तरफ प्रेजेंट है, फिर ये नीचे की तरफ, यानी कि इसमें लेयर हैं। लेयर देखिएगा, ये ए हो गया आपका, ये बी लेयर हो गया, फिर आपका ये ए टाइप हो गया, फिर ये कौन सा टाइप हो गया, बी टाइप हो गया। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इस प्रकार से लेयर है। अगर हम पर्टिकुलर एक एटम की बात करें, एक कण की बात करें, तो एक कण कितने लोगों से टचअप बना रहा है, कितने परमाणु से टचअप बना रहा है, देखिएगा 1 2 3 4 5 एंड 6, 5 एंड 6, 6। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6। तो आपको ये पैकिंग देख के पता चलेगा, आपको ये पैकिंग देखकर पता चलेगा कि किस प्रकार से पैकिंग है। पैकिंग के आधार पर आप कोऑर्डिनेशन नंबर बता सकते हैं यहाँ पर कि वो कितने लोगों से टचअप बना रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये स्क्वायर का फॉर्मेशन करेगा, किसका फॉर्मेशन करेगा, स्क्वायर का। और ये देखिए हेक्सागन का, किसका, हेक्सागन का। तो यहाँ पर अगर हम देखें जो HCP और CCP टाइप का होता है, HCP और CCP टाइप के जो आपके क्रिस्टल होते हैं, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 12। BCC का कितना होगा, BCC का कितना होगा, 8। और सामान्यतः क्रिस्टल में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 6 8 12 होता है, 4 6 8 12 होता है। यहाँ पर अगर हम देखें तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या समझ में आया आपको, कोऑर्डिनेशन नंबर आपको ये समझ में आया कि कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से जितने एटम टच कर रहे होंगे, जितने पार्टिकल टच कर रहे होंगे, जितने कण टच कर रहे होंगे, वही कणों की संख्या क्या कहलाएगी, कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगी। ये डिपेंड करता है किस पर, ये डिपेंड करता है पैकिंग पर कि पैकिंग किस प्रकार से हो रही है। यहाँ पर देखेंगे HCP एंड CCP का जो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 12। और BCC का कितना है, 8। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये इस प्रकार का जो अरेंजमेंट है, और इस प्रकार के अरेंजमेंट में हेक्सागन है, यहाँ पर ये हेक्सागोनल पैकिंग है, इसमें स्क्वायर पैकिंग है, इसमें कैसी पैकिंग है, स्क्वायर पैकिंग है, और इसमें कैसी पैकिंग है, हेक्सागोनल पैकिंग है। ठीक है, हेक्सागोनल पैकिंग में आप देखेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, 6। और स्क्वायर पैकिंग में देखेंगे तो कितना आएगा, 4। HCP या CCP का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 12। BCC का कितना होता है, 8। सामान्यतः क्रिस्टल में कितने कोऑर्डिनेशन नंबर कॉमन होते हैं, 4 6 8 12। ये 4 प्रकार के ज़्यादा कॉमन होते हैं। ठीक है, तो ये रहा कोऑर्डिनेशन नंबर आपका। यहाँ पर हमने देख लिया कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। अगर हम थोड़ा सा एग्जाम्पल देखें कोऑर्डिनेशन नंबर से संबंधित, तो यहाँ पर अगर देखें हम तो ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, कोऑर्डिनेशन नंबर से संबंधित ये चीज़ें हैं। HCP का जो है उसमें पैकिंग कितनी होगी, 74%। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 12। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि जो HCP टाइप का होता है, ये जानना आपको इंपॉर्टेंट है कि इस एग्जाम्पल कौन है कि HCP में कौन कौन से जो धातुएँ हैं वो होती हैं जिनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है। HCP टाइप का होता है कौन, ये मोलिब्डेनम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, कैडमियम, जिंक, टिन और सॉलिड हीलियम और H2, सॉलिड हीलियम और H2। ये एग्जाम्पल है किसका, HCP का। CCP और FCC का एग्जाम्पल क्या है, इसमें भी पैकिंग कितनी होगी, पैकिंग फ्रैक्शन कितना होगा, पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होगी, 74। और इसका कोऑर्डिनेशन में कितना होगा, 12। एग्जाम्पल देखिएगा, आयरन है, निकिल है, कापर है,